दोस्तों, आज ये महिला बहुत हैरान लग रही है क्योंकि उसकी माँ ने कुछ ऐसा बोला जिससे वो सोच में पड़ गई थी। उसकी अपनी माँ ने पहले तो उसे सर का तौलिया उतारने को बोला और इससे भी बात नहीं बनी तो सारे कपड़े उतारने को कहा। मजबूरी में बेटी को भी उनकी बात माननी पड़ी और कुछ दूरी पर उसका डैड भी उन्हें नोटिस कर रहा था। ये सच में कुछ अजीब था, लेकिन वो सभी ऐसा क्यों कर रहे थे, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। कहानी शुरू होती है एक मूवी स्टोरी टेलर की आवाज में, और ये स्टोरी टेलर भी मूवी में किरदार है। लेकिन आप गेस नहीं कर पाएंगे कि ये स्टोरी टेलर कौन है। आपको सारी सच्चाई आखिर में पता चलेगी। तो नैरेटर शुरू में हमें अपने छोटे से शहर के बारे में बता रहा है। वो बोलता है कि ये एक छोटा सा नेबरहुड है जहां हर घर में अलग कहानी चलती है। रात होती है और जो दिन में नहीं मिल सकते वो रात में मिलते हैं। और यहाँ हमारी नजर अली और लाना पर जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लाना की माँ के डर से अली को लाना से सीक्रेटली मिलना पड़ता था। दोनों एक साथ रात गुजारते और लाना की माँ के दरवाजे पर दस्तक देते ही अली वापस खिड़की के जरिए भाग जाता है। लाना की माँ ब्यूटी पार्लर चलाती है और लाना भी उनके साथ उनकी मदद करती है। और अली फिलहाल तो दूसरे देश जाकर अच्छे पैसे कमाने के सपने देखता है, लेकिन पैसों के लिए छोटे मोटे काम किया करता है। लेकिन समाज और अपने दादाजी के सामने सबसे झूठ बोलता है कि वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है। उसके डैड उसके बचपन में ही गुजर गए थे और बचपन से उसे उसके दादा दादी और उसकी मॉम ने पाला। और उसके दादाजी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जो कि अब बूढ़े हो चुके थे। अब असल में अली क्या काम करता था, वो अक्सर शहर के सभी होटल्स के साथ अपनी सेटिंग रखता था ताकि जब भी कोई बाहर का टूरिस्ट वहां घूमने आए तो वो उन्हें बहला फुसलाकर एक बड़े नाइट क्लब में ले जाता और पार्टी करवाता। और ऐसे में उसे होटल के मैनेजर से, जिसका नाम खालिद है, उससे कमीशन मिल जाया करता था। लाइफ अच्छी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक चल रही है। एक बार पैसे इकट्ठे हो गए तो वो दूसरे देश चला जाएगा। अभी वो खालिद से कमीशन का मोल भाव कर ही रहा था कि इतने में ही एक आदमी अपनी गैंग लेकर होटल में दाखिल होता है। मैनेजर खालिद उसे हफ्ता देता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम अब्बास है। और साथ ही हम उसकी साथी पर गौर करते हैं जिसका नाम हनादी है। लोग उनसे डरते भी थे और उनकी इज्जत भी किया करते थे। वो इसलिए क्योंकि वो अमीर लोगों से हफ्ता तो लेता था, लेकिन साथ ही कभी कभी जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता था। खैर, अब अगली सुबह अली अपने बचपन के दोस्त से मिलता है जिसका नाम बाहा था। अली को नए टूरिस्ट फंसाने के लिए हमेशा चकाचक दिखना होता था, इसलिए वो रोज बाहा के सैलून में दाढ़ी बनवाने आता है। लेकिन इतने में ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सुल्तान है, जो कि बेरोजगार था और उनके मोहल्ले में क्या चल रहा था उसके पास हर चीज की जानकारी रहती है। जैसे कि वो आज अली को बताने आया है कि किसी दुकानदार की बीवी दूसरे आदमी के साथ भाग गई, लेकिन अली उसे टोकते हुए बोलता है कि इन बकवास बातों के अलावा तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। कुछ दिन बाद लाना और उसकी माँ जैसे ही ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स के साथ मौजूद थी कि इतने में ही लाना की माँ को एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है। खोलकर देखा तो उसमें किसी ने अली और लाना के प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड किया हुआ था। ये देख उसकी माँ भड़क जाती है और लाना से इस बारे में पूछती है, जिस पर लाना रोते हुए बोलती है कि वो अली से प्यार करती है और वो एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आता है। अब दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में दूसरा वॉइस मैसेज आता है जिसमें वीडियो भेजने वाला आदमी 500 दिनार मांगता है, नहीं तो वो ये वीडियो पूरे शहर में वायरल कर देगा। अब बिना देरी किए वो शहर के नामी भाई से मिलती है। ये वही अब्बास है जिसे हमने देखा था। वो अब्बास को सारी बात बताती है। इतना सुनकर अब्बास उस फिरौती मांगने वाले को कॉल मिलाता है और अब्बास की आवाज सुनते ही वो फिरौती मांगने वाला डरते हुए बोलता है कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा और मुझे माफ कर दो। लाना की माँ अब्बास का शुक्रिया अदा करते हुए एक और बात बोलती है कि वीडियो में जो लड़का है उसका नाम अली है। एक बार उसे भी समझा दो कि मेरी बेटी से दूर रहे। उसका काम करने के बदले अब्बास भी उसे अपना काम करने को बोलता है। अब्बास बहुत सारे इल्लीगल काम करता था, जिसमें से कुछ अमीर लोगों को फीमेल एस्कॉर्ट सप्लाई करना भी शामिल था। वो लाना की माँ से बोलता है कि मैं अली को समझा दूंगा और बदले में तुम 2 महीने तक मेरी फीमेल एस्कॉर्ट्स का फ्री में मेकओवर कर दो। ये सुन वो उसकी बात मानते हुए वहां से घर लौट जाती है। अब्बास की ये कहानी आज भी बच्चे बच्चे के दिमाग में डर पैदा करती है। जब एक बाहर का नया डॉन अब्बास के धंधे में हाथ डालने आया था, लेकिन अब्बास ने पहले तो उसे बड़े प्यार से डिनर पर बुलाया और खाना खिलाने के बाद उसके सारे लोगों को शहर के बीचों बीच मार डाला, लेकिन उसे छोड़ दिया और उसके चेहरे पर एक कट का निशान बनाया ताकि उसे अब्बास के धंधे में हाथ डालने की गलती हमेशा याद रहे। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और अगली सुबह अली की माँ ने बताया कि दादाजी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल लेकर गया
तो डॉक्टर ने बोला कि पीठ दर्द के लिए स्पाइन का ऑपरेशन होगा, लेकिन उससे पहले इन्हें कुछ दिन आराम करना होगा और दादाजी की बेड रेस्ट की वजह से अली को कुछ दिन दुकान संभालनी होगी। अब अली जैसे ही दादाजी की दुकान में अपने दोस्त बाहा से गप्पे लड़ा रहा था कि तभी अब्बास वहां अपने आदमियों के साथ आता है और घसीटते हुए अली को अपने लोगों से पिटवाकर लाना से दूर रहने को बोलता है। अली का तो ठीक था, लेकिन बेचारे उसके दोस्त बाहा की भी सर्विस हो जाती है। इसके बाद हनादी अली की फोटो लेती है और लाना की मां को भेज देती है और वो सभी वापस चले जाते हैं। अब काम हो गया था, इसलिए लाना की मां को भी अब्बास का काम करना था। वो अब्बास की सभी लड़कियों का मेकअप करने में मसरूफ हो जाती है। यहाँ पर कहानी का पहला चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर 2 शुरू होता है। यहाँ घर पर लाना को सारी बात पता चलती है और वो अपनी माँ से नाराज रहने लगी थी। उसे नाराज देख उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं अली को एक और मौका देना चाहती हूँ। हम उसे और उसके पेरेंट्स को घर बुलाकर शादी की बात करेंगे। ये सुनकर लाना को यकीन नहीं होता और वो खुश हो जाती है, लेकिन लाना की माँ अचानक कैसे मान गई, इसका रीजन भी हमें आगे पता चलेगा। उसकी माँ बोलती है कि अली को देखने के लिए लाना के शराबी डैड भी आने वाले हैं। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम लाना के डैड, जिसका नाम टोटो है, उसकी पुरानी कहानी देखते हैं, जो जवानी में लोगों के घर छोटे मोटे काम किया करता था। एक दिन उसकी नजर लाना की माँ से मिली और प्यार हो गया। टोटो गरीब था, इसलिए लाना के नाना जी ने रिश्ते से मना किया। इसके बावजूद भी उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। कुछ दिनों बाद लाना जब पेट में थी तो लाना की मॉम को पता चला कि उसका पति टोटो शराबी है और आए दिन लोगों से झगड़ा करता था। रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन बात ना बनी, इसलिए लाना की मां ने लाना को लिया और दूसरे शहर आ गई और अपना एक सैलून खोला। वहीं दूसरी ओर टोटो और ज्यादा शराबी बन गया था। आज वो सालों बाद बूढ़ा हो चुका है। टोटो आज शराब छोड़ चुका है, लेकिन शक के चलते लाना की मां आज भी उसका मुंह सूंघ कर चेक करती है, क्योंकि जल्द ही लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। यहाँ लाना भी बहुत खुश है, क्योंकि आज फाइनली उसका अली से रिश्ता तय होने वाला है। लाना जैसे ही सालों बाद अपने डैड से बात कर ही रही होती है कि तभी लड़के वाले आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाकर देखती है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि वो अली नहीं बल्कि कोई और ही लड़का था। वो अपनी माँ से इस बारे में पूछती है तो उसकी माँ बस यही बोलती है कि तुम्हारी खुशी इसी में है। प्यार वाली शादी हमेशा ठीक चले ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने भी कभी प्यार किया था और अपने डैड को ही देख लो। लड़का और परिवार अच्छा है, बस मुझे शर्मिंदा मत करना। यहाँ अली भी मायूसी के साथ घर पर बैठा था। इतने में ही बाहा उसके पास आता है और उसे लाना को देखने आए हुए लड़के की जानकारी देता है। साथ ही बाहा उससे नाराज भी था, क्योंकि अब्बास के आदमियों से मार खाते समय उसने सुन लिया था कि अली नाइट क्लब में काम करता है और इस बात को अली ने उससे छुपा कर रखा था। वो बोलता है कि तुमने सबसे झूठ बोला कि तुम इस्तांबुल में किसी अमेरिकन कंपनी में काम करते हो। इससे अच्छा तो दादाजी की दुकान में ही काम कर लेते। निराशा के साथ अली बोलता है कि मुझे ऐसे छोटी जिंदगी नहीं जीनी, मुझे कुछ बड़ा करना है। दोनों में बहस हो जाती है और गुस्से में अली ये तक बोल देता है कि तुम भी तो 20 सालों से लोगों के बाल काट रहे हो, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल गई? मुझे ऐसे घुट घुट कर नहीं रहना, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद अली फिर से पुरानी जिंदगी में लौट गया। शराबी टूरिस्ट को पिक करता और उन्हें नाइट क्लब में ले जाकर खालिद से मोटी कमीशन लेता। लेकिन खालिद आज डरा हुआ था, क्योंकि अब्बास का ऑर्डर था कि अब अली को शहर के किसी भी नाइट क्लब में घुसने ना दिया जाए। ये सुन अली निराश होकर गाड़ी में बैठकर थोड़ी देर कुछ सोचता है और वहां से चला जाता है। यहाँ लाना भी रिश्ता तय होने की वजह से दुखी बैठी थी कि इतने में ही उसकी खिड़की पर एक आवाज होती है। बाहर देखा तो अली ने रस्सी के सहारे उसे एक मोबाइल दिया ताकि वो उससे सीक्रेटली बात कर सके। दोनों में बातें होती हैं और अली उसे बोलता है कि हमें फौरन इस शहर से भागकर कहीं और शादी करनी होगी और नई जिंदगी शुरू करनी होगी। इसी दौरान अली एक रूफ से अब्बास के ठिकाने पर नजर गड़ाए बैठा था और ध्यान से उसके आने और जाने का टाइम नोट कर रहा था। अब्बास हर शाम हफ्ता वसूली के लिए अपने आदमियों के साथ निकल जाता था। वो लाना से वादा करता है कि कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद वो लाना को लेकर दूसरे शहर में शादी कर लेगा। ये सुन लाना के दिल में डर भी था और सुकून भी। खैर, अली कुछ घंटों उस रूफ पर इंतजार करता है और देखता है कि ठीक 30 मिनट बाद अब्बास वसूली करके वापस आ चुका था और वापस आने पर सारा पैसा एक लॉकर में रखता था। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। वो घर वालों को बोलता है कि वो नई नौकरी के सिलसिले में इस्तांबुल जा रहा है। वो माँ और दादाजी को अलविदा बोलकर वहां से निकल जाता है। जाने के पहले वो अब्बास के पास जाता है और उसके आदमी को एक महंगी शराब की बोतल देकर कहता है कि मुझे अब्बास से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए
और ये गिफ्ट अब्बास के लिए है, क्योंकि आज मैं नई नौकरी के लिए इस्तांबुल जा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद वो दूसरे शहर नहीं जाता, बल्कि अपने ही शहर में एक किराए का रूम ले लेता है। और इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है और चैप्टर 3 शुरू होता है। दिन का उजाला रात की चादर में समा जाता है और वो अपनी गाड़ी को वहीं होटल वालों को बेच देता है और इसके बदले एक छोटी और सस्ती गाड़ी ले लेता है। और इसके बाद घबराते हुए शीशे में देख जैकेट और मास्क लगा लेता है और गाड़ी लेकर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल जाता है और छुपते छुपाते फिर से अपने घर के पास वाली गलियों में दाखिल होता है और रूफ पर बैठकर अब्बास के वसूली पर जाने का वेट करता है। और उसके जाने के बाद दिल में घबराहट लेकर उसके रूम का शीशा तोड़कर अब्बास के कमरे में नजर बचाकर दाखिल हो जाता है। बिना समय गवाए वो अब्बास के रूम की चेकिंग करता है तो उसके हाथ एक गन लग जाती है जो अब्बास अपने बेड के नीचे छुपाता था। इसके बाद बिना देरी किए लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लॉकर इतना मजबूत था कि वो उसे खोल नहीं पाता। अब समय बहुत कम था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि लॉकर को गोली मारकर तोड़ देगा। लेकिन पहली बार बंदूक चला रहा था, इसलिए डर भी था और गोली की आवाज से शोर भी बहुत होगा। अभी वो सोच ही रहा था कि लॉकर को कैसे खोला जाए, लेकिन बिन मौसम बरसात हो जाती है और इतने में ही अब्बास भी समय से पहले वापस आ जाता है। अब तो अली सच में फंस चुका था, लेकिन वो दिमाग लगाता है और जैसे ही चेंज करने के लिए अब्बास अपने रूम में आता है तो वो उस पर बंदूक तान देता है और अब्बास को इशारा करता है कि वो अपने सभी आदमियों को घर भेज दे। और अब्बास के ऐसा करते ही वो गन उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद होश आया तो हाथ पैर बांध दिए गए थे। अली कुछ बोलता तो अब्बास उसकी आवाज पहचान लेता, इसलिए इशारे से उससे लॉकर का कोड पूछता है। अब्बास बोलता है कि साला तू जानता नहीं कि तू शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है, लेकिन अली फिर भी उसे चाकू से डराते हुए उसे कोड निकलवा ही लेता है और सारे पैसे निकाल लेता है। लेकिन अब्बास बोलता है कि बेटा, जिस दिन मुझे पता चल गया कि तू कौन है, उस दिन तू तो मरेगा ही और तेरी माँ और बहन से वो गलत काम करवाएगा। इतना सुनते ही अली को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसके मुंह में चाकू डालकर उसे जख्मी कर देता है ताकि खून बहने से वो खुद ही मर जाए। इसके बाद वो लाना को मिस कॉल करता है और इशारा मिलते ही लाना भी अपना सामान लेकर अपनी माँ के लिए गुड बाय नोट छोड़कर घर छोड़ देती है। अली उसे पिक करता और वापस अपने होटल में ले आता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि लाना को अली के प्लान का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो अभी अभी अब्बास के साथ क्या लफड़ा करके आया था। इसके बाद दोनों एक साथ रात गुजारते हैं और अगली सुबह होते ही लाना की माँ को भी उसके रूम में वो नोट मिलता है, जिसे देख वो समझ जाती है कि लाना घर छोड़ के भाग गई है। यहाँ सुबह होते ही हनादी भी अब्बास के घर आती है तो उसे बंधा हुआ देख शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है कि ये किसने किया, लेकिन अब्बास कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो मदद बुलाने के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन अब्बास उसे रोक लेता है, क्योंकि अगर उसके अपने आदमियों को पता चला कि अब्बास के घर में ही कोई उसे लूट गया था तो समाज में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। सारे लोगों को घर भेजकर डॉक्टर को बुलाया जाता है। चेहरे पर डर के कारण पसीना आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अब्बास का इलाज करता है। लेकिन ये डॉक्टर अब्बास से कम और हनादी से ज्यादा डर रहा था, क्योंकि हनादी की कहानी तो अब्बास की कहानी से भी ज्यादा डरावनी थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं अब्बास के लिए काम करने से पहले हनादी एक आम लड़की थी। एक रात होटल में पार्टी के दौरान एक अमीर आदमी इतना नशे में था कि वो हनादी से बदतमीजी करने लगा। हनादी ने उसे थप्पड़ मारा और होटल से निकल गई, लेकिन घमंड के नशे में चूर वो अमीर आदमी हनादी पर रॉड से हमला कर देता है। इसके बाद हनादी ने पूरा 1 महीना इंतजार किया और जैसे ही वो आदमी वापस उसी होटल में आया तो उसने उस पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। और इसलिए लोग अब्बास से कम और हनादी से ज्यादा डरते हैं। यहाँ बातों के दौरान अली और लाना भी डिसाइड कर रहे थे कि वो आगे की जिंदगी कैसे और कहाँ स्पेंड करेंगे, लेकिन बातों ही बातों में गलती से अली उसे अपनी नौकरी का सच बता देता है कि वो किसी अमेरिकन कंपनी में नौकरी नहीं कर रहा था, बल्कि अब लाना से शादी करने के बाद वो इस्तांबुल की किसी बड़ी कंपनी में नौकरी जरूर कर लेगा। ये सुन लाना को शक होता है कि जरूर अली कुछ और भी छुपा रहा था। इसलिए अली के सोने के बाद वो उसके सामान की तलाशी लेती है और उसे गुस्सा आता है कि अगर अली जॉबलेस है तो उसके पास इतने पैसे कहां से आए। पैसों का तो समझ आता है, लेकिन उसके सामान में एक गन भी थी। उसे शक हुआ कि वो जरूर कोई गलत काम कर रहा था। अली उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लाना बोलती है कि या तो इन पैसों की सारी सच्चाई मुझे बताओ या तो मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन अली सच नहीं बता सकता था, इसलिए लाना वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। लाना अपनी माँ से शर्मिंदा थी, इसलिए वो अपनी माँ के पास नहीं जाती, वो अपनी किसी दोस्त के पास चली जाती है। यहाँ अली को डर लगता है कि अगर पैसों का सच सबके सामने आ गया तो अब्बास को उस पर शक हो जाएगा। इसलिए वो आधे पैसे ठिकाने लगाने के लिए एक बैग में डालकर रस्सी की मदद से वो बैग लाना को देने के लिए आता है।
यहाँ उसकी माँ कैंची से कुछ काम कर रही थी। लाना के रूम में कुछ शोर हुआ तो वो उसके रूम में चेक करने गई और रस्सी के सहारे से लटका हुआ बैग और अली को देखा। वो फौरन अली से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। अली उसे समझाता है कि वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन इसी बहस और हाथापाई के दौरान दोनों सीढ़ियों से नीचे फिसल जाते हैं और लाना की माँ के हाथ में जो कैंची थी वो अली की गर्दन में घुस जाती है और अली की मौत हो जाती है। अब आपने क्या सोचा कि हमारी कहानी का मेन किरदार कहानी के बीच में ही कैसे मर सकता है? लगता है आपने इस वीडियो के थंबनेल को ध्यान से नहीं पढ़ा कि लाइफ में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। और अभी ये तो एक ट्विस्ट आया है, आगे और भी ट्विस्ट आएंगे। इसके बाद लाना की माँ ये देख इतना डर जाती है कि मदद के लिए अपने शराबी पति को बुलाती है। यहाँ से शुरू होता है कहानी का चैप्टर 4। अभी उसका पति भी ये देख डर जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी की मदद करता है और वो अली की बॉडी को पैक करने के बाद शहर से बाहर ले जाता है और एक खाई से नीचे फेंक देता है और जिस बेडशीट में उसे लपेटा था उसे भी जला देता है। यहाँ लाना की माँ भी सारे ब्लड को साफ करती है और इसके बाद जैसे ही वो अली के उस बैग को चेक करती है तो उसमें ढेर सारे पैसे देख हैरान हो जाती है। अब अगली सुबह लाना की माँ जैसे ही काम में बिजी होती है कि तभी लाना भी वापस आ जाती है और अपने किए के लिए माँ से माफी मांगती है। उसकी माँ निराशा के साथ बैठ जाती है और उसे माफ करते हुए कुछ नहीं बोलती। यहाँ अब्बास का भी घर से निकलना कम हो गया था और ऐसे में लोग भी अब हफ्ता देने में बहाने बनाने लगे थे। हनादी को ही सारा काम अकेले संभालना पड़ रहा था और यहाँ तक कि उसके अपने लोग भी अब आनाकानी करने लगे थे। यहाँ अगले दिन लाना और उसकी माँ फिर से पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं और ब्यूटी सैलून में क्लाइंट्स के साथ बिजी हो जाते हैं। ऐसे में वहां बैठी एक महिला को खबर मिलती है कि पड़ोस में ही जो अली रहता था उसकी बॉडी आज सुबह खाई में मिली थी। ये सुन लाना के पैरों तले जमीन हिल जाती है। वापस आकर वो अली को कॉल करती है, लेकिन नंबर मौजूद नहीं था। ये सुन उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। यहाँ अली के घर में मातम का माहौल था। उसका दोस्त बाहा वहां आता है और दादाजी को संभालता है, लेकिन वो दुखी होने के साथ साथ परेशान भी है क्योंकि अली तो नौकरी करने इस्तांबुल गया था, फिर उसकी बॉडी यहाँ कैसे आई। जब पुलिस वालों को अली की कंपनी के बारे में बताया तो पता चला कि उस नाम की तो कोई कंपनी थी ही नहीं। पूछने पर बाहा बोलता है कि मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ लाना की माँ जैसे ही सैलून बंद कर रही थी कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। चेक किया तो उसमें फिर से उसी अनजान आदमी ने उसे एक वीडियो भेजी थी जिसमें लाना की माँ अपने पति के साथ अली की बॉडी को ठिकाने लगाने की बात कर रहे थे। साथ में एक वॉइस नोट भी था जिसमें उस अनजान आदमी ने 2000 दीनार की फिरौती मांगी। ये सुन वो डर जाती है कि अब वो फंस चुकी है। वो फौरन अपने पति को ये सारी बात बताती है और बोलती है कि अगर पैसे देने के बाद भी उसके पास वीडियो की कॉपी हुई तो हम फंस जाएंगे। इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि उसे जैसे तैसे जाल में फंसाना होगा। यहाँ बाहा को भी दाल में कुछ काला लग रहा था, इसलिए वो सारा सच पता लगाने का डिसाइड करता है और सबसे पहले तो अली जिस नाइट क्लब में काम करता था वहां जाता है। वो पहले कभी ऐसी जगह नहीं गया था तो डरते हुए उस क्लब में जूस ऑर्डर करता है और अली के बारे में पूछता है। ऐसे में बारटेंडर उसे वहां के मैनेजर खालिद से बात करने को बोलता है। खालिद पहले तो उसे भगाता है, लेकिन जब खालिद को पता चलता है कि अली मर चुका था तो वो फौरन अली की पूरी जानकारी दे देता है। वो बोलता है कि अली सिर्फ मेरे ही नाइट क्लब में कस्टमर्स नहीं लाता था, दूसरे होटल्स के लिए भी काम करता था। वहां जब दूसरे होटल में गया तो वहां उसे अली की पुरानी गाड़ी दिखी जो वो बेचने के लिए छोड़ गया था और खालिद की सिफारिश लेकर अली के होटल रूम में दाखिल हो जाता है जहां वो उस दिन रह रहा था। वहां चेकिंग के दौरान उसे बैग में वही गन दिखती है जो अली अब्बास के कमरे से चुरा कर लाया था, लेकिन बाहा फौरन उस गन को पहचान जाता है। ये वही कस्टम मेड गन थी जो उसने उस दिन अब्बास के पास देखी थी जब वो दादाजी की दुकान में अली को धमकाने आया था। ये देख उसे सारी कहानी समझ आ जाती है कि जरूर अब्बास ने ही अली को मरवाया होगा। यहाँ अब्बास भी गौर करता है कि उसके कमरे में बंद होने की वजह से उसके आदमी ज्यादा बकबक करने लगे थे, इसलिए फिर से डर बनाने के लिए वो कमरे से बाहर जाता है। लेकिन उसका एक आदमी नोटिस कर लेता है कि अब्बास अब पहले जैसा नहीं बल्कि डरा हुआ रहने लगा था। इस बात का जिक्र वो हनादी से करता है और बोलता है कि अब्बास भाई में अब वो बात नहीं रही और हनादी को बोलता है कि क्यों ना तुम ही अब इस गैंग को लीड करो और इसी बहाने मैं भी गैंग में तीसरे नंबर की बजाय दूसरे नंबर पर काम करूंगा। हनादी उसकी बातों को गौर से सुनती रहती है। हनादी बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें बॉस को अपनी जगह से हटाना है तो तुम बाकी गैंग के सभी लोगों को ये बात सीक्रेटली समझाओ। वो आदमी भी दूसरे लोगों को ये बात बताना शुरू कर देता है। यहाँ से शुरू होता है कहानी का अगला चैप्टर। लाना की माँ भी बताए गए ठिकाने पर फिरौती रख देती है
और उसका हस्बैंड टोटो चुपके से देखने लगता है कि वो पैसे कौन लेने आएगा। थोड़ी देर बाद एक काली हुडी पहना हुआ एक आदमी वो पैसे लेने आया, जिसके बाद टोटो ने उसका पीछा किया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो फिरौती मांगने वाला आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। अगले दिन अली के मरने की शोक सभा बुलाई जाती है, जहां सुल्तान बोल रहा था कि ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई है कि अली का एक्सीडेंट नहीं हुआ, सुना है उसको शायद किसी ने मारा था। खैर, इतने में ही अली के दादाजी से कुछ लोग मिलने आए। उसने बताया कि वो इस्तांबुल में अली का मैनेजर था और उसे अली की मौत पर अफसोस है। ये सुन अली के दादाजी को शौक लगता है, क्योंकि पुलिस वाले तो बोल रहे थे कि अली की इस्तांबुल में जॉब करने वाली बात झूठी थी, लेकिन अपने सामने असल मैनेजर को देख उन्हें सुकून आता है कि उनके पोते ने कम से कम उनसे झूठ तो नहीं बोला था। वो आदमी कंपनी की तरफ से अली के लिए लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन इसके बाद वो मैनेजर बाहर से मिलता है और हमें पता चलता है कि वो असली मैनेजर नहीं बल्कि एक पेड एक्टर था, जिसे बाहा ने हायर किया था ताकि वो उसके दादाजी और रिश्तेदारों में ये दिखा सके कि अली सच में एक अच्छी जगह नौकरी करता था, ताकि उसकी और उसके परिवार की इज्जत बची रहे। वो उसे काम पूरा होने के बाद पैसे देता है। इसके बाद बाहा अली की वही गाड़ी में उसका बैग लेकर बैठ जाता है जो अली होटल में छोड़ गया था। मतलब उसने अली की कार भी खरीद ली थी और वो गाड़ी लेकर उसे उसी इलाके के आसपास वाली खाई में धकेल देता है जहां से अली की बॉडी मिली थी। यहाँ लाना की माँ भी परेशान है, क्योंकि उस फिरौती मांगने वाले ने और पैसे मांगे थे। लेकिन अब वो गौर करती है कि उस आदमी ने सामने वाली बिल्डिंग से वीडियो बनाई थी। अब उसे पकड़ने का कोई दूसरा प्लान सोचती है, इसलिए वो अब दिखाती है अपनी खतरनाक वाली एक्टिंग और लाना के सामने रोते हुए उसे बोलती है कि उस फिरौती मांगने वाले ने तुम्हारी जो अली के साथ वीडियो बनाई थी, वो उसके बदले और ज्यादा पैसे मांग रहा है, और वीडियो सामने आई तो तुम्हारी शादी नहीं होगी और मेरी बदनामी हो जाएगी। माँ को रोते देख वो पूछती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, जिस पर माँ बोलती है कि हमें उसे फिर से फंसाना होगा। और यहाँ से आता है इस कहानी का शुरुआती सीन। वो लाना को बोलती है कि तुम अपने कपड़े निकालकर खिड़की के सामने खड़ी हो जाओ, ताकि वो फिरौती वाला फिर से तुम्हारी वीडियो बनाने आए। और वो टोटो को उस सामने वाली बिल्डिंग में छुपने को बोलती है, ताकि इस बार वो उस आदमी को रंगे हाथ पकड़ सके। और होता भी ऐसा ही है। वो आदमी लाना को नग्न अवस्था में देख जैसे ही उसका वीडियो बनाने आता है कि तभी अचानक टोटो उस पर पीछे से हमला करके उसे पकड़ लेता है। और यहाँ सच सामने आता है, वो फिरौती मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि सुल्तान ही था। और इस बात से हमें पता चलता है कि क्यों सुल्तान को इलाके की छोटी से छोटी खबर पता होती थी। यहाँ पुलिस को अली की गाड़ी खाई में मिलती है और फौरन उसके दादाजी को इन्फॉर्म किया जाता है, और जिस इन्वेस्टिगेशन में पहले अली के कत्ल होने की आशंका थी, उसे अब एक एक्सीडेंट बताकर क्लोज कर दिया जाता है। ये सब बाहा ने किया था ताकि अली की फैमिली ज्यादा परेशान न हो और उन्हें ये न लगे कि अली कोई गलत काम करता था, जिस वजह से उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। उसने प्लान बनाकर यह दिखाना चाहा कि अली तो नॉर्मल आदमी था जिसका नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था, और पुलिस वालों द्वारा भी अली को क्लीन चिट दे दी जाती है। और यहाँ बाहा का तीर ठीक निशाने पर लग चुका था। जाते हुए पुलिस वालों ने उन्हें अली का बैग दिया जो उन्हें गाड़ी में मिला था, जिसे खोलने पर उसके दादाजी को ढेर सारे पैसे मिल गए। इसका मतलब बाहा की एक छोटी सी चाल से उनकी गरीबी भी दूर हो गई थी। यहाँ हनादी उस आदमी की बात मान जाती है। वो आदमी बोलता है कि मैंने सभी गैंग मेंबर से बात कर ली है और आज रात हम अब्बास को मारकर तुम्हें अपनी नई बॉस बना देंगे। और बिना आवाज किए दोनों जैसे ही ऊपर जाते हैं तो अंदर दाखिल होते ही अब्बास भी सामने आता है, जिसने उसी दूसरे गैंग मेंबर आदमी को बंदी बना लिया था जो उसे मारना चाहता था। और हनादी उसी आदमी पर गन तान देती है। इसका मतलब ये था कि हनादी अब्बास की वफादार साथी थी जो उससे गद्दारी नहीं करने वाली थी, और उन दोनों आदमियों को बांधकर एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाकर गद्दारी करने के लिए ऊपर से फेंक दिया जाता है। यहाँ सुल्तान के मोबाइल में उन्हें इलाके के और भी लोगों की प्राइवेट वीडियोस मिलती हैं, लेकिन सुल्तान बोलता है कि तुम मुझे जज करना बंद करो, तुमने किसी की जान ली थी और उसके पैसे भी रख लिए। यहाँ टोटो को नहीं पता था कि अली कोई पैसों वाला बैग भी छोड़कर गया था। ये वही बैग था जो अली मरने से पहले लाना को देने आया था। यहाँ टोटो और उसकी बीवी में पैसों को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन यहाँ फिर से ट्विस्ट आता है जब लाना भी उन तीनों की बात खिड़की से सुन लेती है, और अब उसे पता चल चुका था कि उसके अपने ही माँ बाप ने अली को मारा था। बातों का यकीन करने के लिए वो अपनी माँ के रूम में आकर चेक करती है तो उसे अली के बैग वाले पैसे मिल जाते हैं, और उसे सुल्तान की सुनी हुई बातों पर यकीन हो जाता है। यहाँ वापस आने पर अब्बास हनादी से बोलता है कि पूरे शहर में बता दो कि मेरे साथ गद्दारी करने वाले के साथ आज क्या हुआ। इसके बाद जैसे ही अब्बास अंदर दाखिल होता है कि बाहा वहां छुपकर पहले से ही खड़ा था,
वो उस पर पीछे से वार कर देता है और उसे मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग जाता है, क्योंकि बाहा को तो ऐसा ही लगता था कि अली की जान अब्बास ने ली थी, इसलिए आज उसने भी अपने दोस्त का बदला ले लिया। और भूलिए मत कि वो एक बार्बर था, इसलिए उस तरह चलाने में वो बहुत सफाई से काम करता था। यहाँ टोटो और उसकी बीवी सुल्तान की वीडियो बनाते हैं और उससे बुलवाते हैं कि उन तीनों में अली वाले पैसे बराबर बांट दिए जाएंगे, और इसके बाद सुल्तान उस वीडियो को भी डिलीट कर देगा और इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेगा। अब पैसे बांटने के लिए लाना की माँ जैसे ही वापस अपने घर में आती है तो देखती है कि रूम खुला हुआ था और उसके वार्डरोब से सारे पैसे गायब हो चुके थे। वो घबराकर लाना के रूम में गई तो फिर से एक गुड बाय नोट पाया, जिसमें लाना ने बताया कि उसने सब सुन लिया था और वो अली के पैसे लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने किसी दूसरी जगह जा रही है। यहाँ अगली सुबह अली के दादाजी बाहा के पास आते हैं और बोलते हैं कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अली का मैनेजर बोलता है कि अली इस्तांबुल में काम करता था और पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन भी उन्हें झूठी लगती है, क्योंकि अली के पास तो पासपोर्ट था ही नहीं, तो वो इस्तांबुल कैसे चला गया। वो बाहा से बोलते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और जल्द ही मर जाऊंगा और मेरी आखिरी इच्छा समझकर मुझे सारा सच बता दो। यहाँ बाहा उनकी बातें सुनकर उनसे वादा लेता है कि जो भी बताएगा वो उन दोनों के बीच में ही रहेगा और दादाजी को सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद हम फिर से कहानी के नैरेटर की आवाज को सुनते हैं, जो हमें बताता है कि आज काफी समय बीत गया। हर घर के अपने अपने सीक्रेट्स अंधेरी गलियों में दबकर रह गए। बाहा आज भी एक बार्बर शॉप चलाता है और सेम कस्टमर्स की हेयर कटिंग करता है। लाना की माँ भी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने लगी थी कि उसकी बेटी लाना की शादी हो गई और वो अपने पति के साथ विदेश जाकर सेटल हो गई। और यहाँ लाना ने भी अली के पैसों से इस्तांबुल में एक नया सैलून खोला, जैसा कि कभी उसकी माँ ने जवानी में किया था। अब्बास के मरने के बाद अब हनादी सबकी बॉस बन गई और सारी वसूली अब उसके नाम पर होती है और बाकी सबकी जिंदगी भी नहीं बदली। मैंने भी अपनी आदत नहीं छोड़ी और पैसे कमाने के लिए आज भी वही काम कर रहा हूँ। और कैमरा सुल्तान पर जाता है, जो आज भी चुपके से किसी की प्राइवेट वीडियो बना रहा था। हमारी कहानी का नैरेटर सुल्तान हमें देखता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। और जाते जाते इस कहानी को देखते हुए मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जिंदगी किसी ठहरी हुई तस्वीर जैसी नहीं होती। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। हर चेहरे के पीछे एक अधूरी दास्तान और कुछ छुपे हुए सीक्रेट होते हैं। जिंदगी में कुछ भी स्टेबल नहीं। हर इंसान इस मंच पर अपना एक खास किरदार निभा रहा होता है। जरूरी नहीं कि हर कहानी आपके हिसाब से चले। क्या पता कब कोई साइड कैरेक्टर ही कहानी का मेन किरदार बन जाए। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।